हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में डिटेल वीडियो सीरीज़ ले आऊँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ डिटेल वीडियो सीरीज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. This is the first video series of any topic in this channel. So I'll try to give you as much details as possible. Also, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोर और लेस लोगों को बोरिंग लगता है. ऑनेस्टली जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता था. एंड वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई थिंक दिस टॉपिक इज़ बोरिंग इज़ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है एंड इसके काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लीगल एस्पेक्ट्स को भी टच करते हैं. एंड दैट्स वाई जो भी बुक्स अवेलेबल हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, they are monotonous and this kills off our enthusiasm to know about it. So in this video series I will try to make the video as less boring as possible. Also इस video series में टॉपिक को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा about each topic so that you can understand थिंग्स प्रॉपर. एंड चीज़ें जब डीप हो तो इट्स बेस्ट कि हम एक टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांट दें और हर टॉपिक को थोड़े थोड़े टाइम के लिए समझें. सो इस वीडियो सीरीज को मैंने 4-5 पार्ट्स में बांट रखा है. फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ब्रीफ में जानेंगे एंड देन इसके एसोसिएटेड जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसके बारे में जानेंगे. अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तो इट्स बेस्ट कि आप एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड देन यू नो द टर्मिनोलॉजीज. क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्स में टर्मिनोलॉजीज पूछे जाते हैं एंड हम एग्जाम्स में चूँकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा जानने के लिए इस टॉपिक के टर्मिनोलॉजीज को ही बस टच करते हैं. बट आप ब्रीफली भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझोगे एंड सीधे जंप कर जाओगे टर्मिनोलॉजीज पे तो दे वोंट मेक मच सेंस टू यू एंड फाइनली यू विल एंड अप फॉरगेटिंग एवरीथिंग. So it's very important कि you know at least a brief about what is contract and what are the associated things that are there in the contract management and then आप terminologies पे जाओ. For those of you who want to know detail about contract management जो कि contract management को एक करियर बनाना चाहते हो उनके लिए आगे के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को अच्छे से समझो. इस वीडियो सीरीज को मैंने 4-5 पार्ट्स में बांट रखा है. फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट NIT, हाउ टू फ्रेम NIT, व्हाई टू फ्रेम NIT एंड व्हेन टू फ्रेम NIT. कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ NITs होते हैं. थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में. Let us start today's video, that is introduction of contract management. But before starting, once again I highly request you to subscribe to my channel because आपके subscriptions ही मुझे motivate करते हैं इस तरह की videos बनाने के लिए and through you I am also getting to know a lot more detail about various topics. So अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कमिंग इन टू दिस चैनल बट 90% of those who are watching these videos are not subscribing to my channel. भाई आपके subscriptions में आपका कुछ भी नहीं जाएगा but it gives me a lot of motivation. So please subscribe to my channel. तो चलो start करते हैं basic definition of contract से. According to official definition, contract is an agreement that is enforceable by law. तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक agreement है एंड दूसरा इन्फोर्सिबल बाय लॉ. सबसे पहले समझते हैं अग्रीमेंट किसको कहते हैं. देखो, अग्रीमेंट एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं जिसको पार्टिसिपेटिंग पार्टीज अग्री करते हैं करने के लिए. अब ये पार्टिसिपेटिंग पार्टीज 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, एनी नंबर्स हो सकते हैं. जनरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 पार्टीज होते हैं. सो अग्रीमेंट उन 2 पार्टीज के बीच के सेट ऑफ प्रॉमिसेस के सेट को कहते हैं. नाउ प्रॉमिस किसको कहते हैं. प्रॉमिस एक प्रोपोजल है जिसको कि दोनों ही पार्टीज का कंसेंट मिला हुआ होता है. नाउ इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए लाइटर नोट पे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो एक बॉय एक गर्ल एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड गर्ल प्रपोजेस टू अ बॉय. नाउ व्हाट द गर्ल विल प्रपोज, आई नो शी विल प्रपोज कि आई लाइक यू एंड वेदर यू लाइक मी और नॉट, बट देयर आर हिडन एजेंडाज बिहाइंड दिस. हिडन एजेंडाज आर तुम मेरे साथ बात करोगे, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, तुम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताओगे, तुम दारू नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ
The boy has to agree to all the conditions, and if he agrees to all the conditions, then in a sense he is promising to her that yes, I agree to your conditions. Well, there may be certain things which he may not agree. जैसे कि वो बोलेगा यस मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा बट मैं 50% ऑफ द टाइम अपने दोस्तों के साथ भी घूमूंगा. एंड इफ द गर्ल ऑल्सो एग्रीज टू बॉयज प्रपोजल लाइक घूमने जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, occasionally daru pee lena and all those things, then both of them are agreeing to set of proposals and they become promises. Now these set of promises form an agreement between them that they are officially boyfriend and girlfriend. But suppose karo ki boy breaches a lot of promises that he has made to the girl, like friends ke sath almost daily घूमने चला जाता है, almost daily दारू पी लेता है and all those things, and गर्ल के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताता है. तो इस केस में क्या करेगी गर्ल बोलेगी कि तुम ब्रीच कर रहे हो, बट कैन शी टेक एनी एक्शन अंडर लॉ? नो, शी कैन नॉट टेक. एट द मोस्ट व्हाट कैन हैपन, दे कैन पार्ट देयर वेज, दे कैन ब्रेकअप. बट इस ब्रेकअप के चलते वेदर देर इज एनी लीगल इम्प्लीकेशन? नो, देर आर नो लीगल इम्प्लीकेशंस. सो दिस इज एन अग्रीमेंट. बट जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, then that agreement becomes a contract. Now if boy doesn't agree to set of promises which he has made to the girl, or vice versa, yani ki girl भी doesn't agree to the promises which he has made to the boy, then kya hoga? Divorce hoga. And what will be the implications of divorce? They will go to court and court will allot a huge chunk of net worth of boy to the girl or net worth of girl to the boy. So यहाँ पे if there is a breach, then law is applicable. So this is becoming a contract. So this is the basic difference between agreement and contract. तो काफी बार आपको ये confusion होता होगा कि all contracts are agreements but all agreements are not contract. इस तरह का एक statement रहता है. And second statement रहता है कि all agreements are contracts but all contracts are not agreements. यहाँ पे लोग confuse करते हैं. I hope इस example के बाद आप दोबारा confuse नहीं करोगे. Now coming to the serious discussion on a civil engineering note, suppose करो कि आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो गांव में. छोटा सा बिल्डिंग है जो कि आप बनवाना चाहते हो. आप किसी बिल्डर को अप्रोच करते हो, आप उस बिल्डर को अपने बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशंस देते हो कि आई वांट अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, द बिल्डिंग शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ प्लिंथ एरिया, दिस मच अमाउंट ऑफ ऑफसेट्स, ये कलर होना चाहिए, उसमें 50% ग्लास होना चाहिए, उसमें इस तरह के टाइल्स लगे हुए होने चाहिए, एंड दिस स्पेसिफिकेशन आप उसको दे देते हो. एंड उसको ये भी बताते हो कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, एंड आप उसको बताते हो कि आप इतने टाइम पे कंप्लीट करोगे. नाउ द बिल्डर अग्रीज टू ऑल दोज कंडीशंस एंड ही स्टार्ट्स योर वर्क. सो these two people have come into an agreement to do a set of activity under a certain time frame within a certain cost. This is an agreement. But सपोज करो कि यू बिकम बैंकरप्ट आफ्टर 1 ईयर. आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बिल्डर को बोलोगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप स्ट्रक्चर खड़ा कर दो एंड जितने भी पैसे बनते हैं उसको खत्म करते हैं, चुकता करते हैं, एंड लेट अस क्लोज दिस एग्रीमेंट. मैं 2 साल के बाद फिनिशिंग करूंगा. बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर विल अग्री टू इट. ही विल ब्रिंग ऑल द ड्यू बिल्स, यू विल क्लियर ऑफ ऑल दोज बिल्स एंड दैट्स इट. तो दोनों अपने अपने रास्ते हैं. यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं आया, यानी कि लीगली आप बाउंड नहीं थे, एंड दैट्स वाई कोई भी लीगल क्लेम्स नहीं आए, या तो बिल्डर के ना ही आपके. सो दिस इज एन अग्रीमेंट. लेकिन अगर आप इसी अग्रीमेंट को एक सर्टेन लॉ फ्रेम के अंदर बाउंड कर देते हो, एंड उन लॉ फ्रेम्स को हम बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्टेन लीगल फ्रेमवर्क देता है टू बाइंड अग्रीमेंट इन अंडर अ लॉ. CPWD में इन रूल्स को कहते हैं जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सारे लोगों ने इस जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही उठाया है अपना बेस बनाते हुए, एंड दे हैव डन सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड दे हैव framed their own general conditions of contract. So these general conditions of contract have certain amount of rules, जिस rules के तहत हम किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को या किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को बाइंड करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर एंड द क्लाइंट both are bound to follow certain rules under that contract act. So when the contractor and the client come together, sign an agreement
which is enforceable by law, that is which is enforceable by the rules of Indian Contract Act 1872 amended from time to time, then it becomes a contract. Now, contractor while signing the contract deposits a certain amount of money with the client so that अगर वो अंडर परफॉर्म करता है या छोड़ के चला जाता है, then वो जो मनी है that can be used as a penalty to the contractor under general conditions of contract which is bound by Indian Contract Act. तो इन रूल्स के हिसाब से हम उसको पेनाल्टी लगा सकते हैं. Similarly, client, in this case the government, signs the contract on behalf of President of India. आप उस contract को sign करते हो and you are bound to give the contractor certain facilities, जैसे कि timely bill payment करना, साइट को हिंड्रेंस फ्री प्रोवाइड करना, जितने भी साइट से रिलेटेड डिसीजंस है उनको टाइम पे देना, ये सारे के सारे चीज़ें एज क्लाइंट आपको प्रोवाइड करना है. एंड अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो and there is a dispute, then contractor has the option to go to arbitration under these general conditions of contract. There are certain clauses for that. We will discuss those clauses in detail जब हम Indian Contract Act and general conditions of contract को discuss करेंगे. So, डिटेल में अगर आप प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज विथ free consent of both the parties for a lawful object and consideration that is not expressly declared void by law. So, इस definition में क्या कुछ terminologies आए? आइए देखते हैं. First, contract. Second, agreement. Third, enforceable by law. Fourth, competent parties. Fifth, free consent. Sixth, lawful object. Seventh, consideration. And eighth, not expressly declared void by law. So ये 8 टर्मिनोलॉजीज कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस आई होप आप सबों को क्लियर हो चुका होगा अभी तक. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. अग्रीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ प्रोमिसेस अग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज. प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है एक प्रपोजल जो कि दोनों ही पार्टीज के कंसेंट से लिया गया हो. प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल कैन बी एनीथिंग, यू नो. अगर आप मार्केट टर्म्स में बात करें तो प्रपोजल कैन बी अ डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द शॉप, इट कैन बी अ कैटलॉग कोटिंग प्राइस ऑफ गुड्स, इट कैन बी NIT यानी कि टेंडर नोटिस, इट कैन बी इशू ऑफ प्रपोजल फॉर्म बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, and it can also be an auctioneer's announcement to sell goods by auction. Then जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि प्रपोजल का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉमिस बन जाएगा. There can be a certain amount of things which we can agree to, there can be a certain amount of things which cannot agree to. So जब हम किसी चीज़ को agree नहीं करते हैं then it is called revoking of a proposal. So proposal revoke कैसे किया जा सकता है? There are many kind of ways through which we can revoke the proposal. First, कम्युनिकेटिंग नोटिस ऑफ रिवोकेशन. अब हमने कुछ प्रपोजल डाला बट हमें समझ में आया या हमने रियलाइज़ किया कि यार ये गलती हो रही है तो हमने रिवोक कर लिया प्रपोजल को. सपोज आप किसी लड़की को प्रपोज करने गए एंड आपको समझ में आया यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोचा होने वाला है, एंड यू जस्ट स्टेप बैक. सो बिफोर हर एक्सेप्टेंस यू आर स्टेपिंग बैक, दैट्स रिवोकिंग ऑफ प्रपोजल. नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम. नाउ यू हैव गिवन अ प्रपोजल टू समवन. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रपोजल विल बी देयर फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. यू विल बी गिविंग दैट प्रपोजल फॉर सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ओनली. सो इफ द टाइम लैप्सेस देन इट विल बी रिवोकिंग ऑफ प्रपोजल. जैसे कि हम NIT में बिड इन्वाइट करते हैं, वी इन्वाइट द बिड्स आइदर फॉर 7 days और 14 days और 21 days डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द वर्क. नाउ हम 7 days के लिए प्रपोजल ओपन करके रखे हैं. अगर कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड है विद इन दैट 7 days ही विल टेल अस दैट यस ही इज इंटरेस्टेड एंड देन वी विल मूव अहेड. If he within 7 days he is not able to communicate, then it is revoking of the proposal. Proposal का time खत्म हो चुका है. Third way to revoke a proposal is failure to fulfill the prerequisite conditions. Fourth way of revoking a proposal is death of the proposee. यानी कि मैं अगर propose कर रहा हूँ कोई चीज़ and मेरी ही मौत हो जाए तो इस proposal का कोई मतलब नहीं रहता ना. So these are the 4 ways how we can revoke. First is revoking of proposal through communication. Second is revoking a proposal through lapse of time. Third, failure to fulfill prerequisite conditions. And fourth, death of the proposee.
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यूजुअली कम इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यू कैन मेक नोट ऑफ इट इफ यू वांट. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट. जैसे कि हमने पहले बताया कि अग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस विच इज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स. Agreement can be a valid agreement, voidable agreement, void agreement, illegal agreement and unenforceable agreement. अब आप सपोज करो कि किसी के साथ आपका झगड़ा है, आप उसको मारना चाहते हो, आप किसी थर्ड पार्टी को बुलाते हो एंड उसके साथ एक अग्रीमेंट करते हो कि इसको मार देना, मर्डर कर देना. सो इज इट अलाउड अंडर लीगल फ्रेमवर्क? नो. सो दैट विल बी एन इलीगल अग्रीमेंट. सिमिलरली आप सपोज करो आप चाहते हो कि बिल क्लिंटन के प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी खड़ा करो जो कि आपकी हो एंड आप एक बिल्डर के साथ उसको अग्री कर लेते हो करने के लिए. क्या आप उसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना. सो दीज काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स विल बी कॉल्ड अनइनफोर्सेबल अग्रीमेंट. उसको इन्फोर्स ही आप नहीं कर सकते हो. वॉइड अग्रीमेंट्स ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड हो. वॉइड का मतलब क्या है? इसमें कि कुछ भी नहीं हो. अब किसी अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज करो आपने टेंडर कॉल किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग एंड जिस लैंड में आप उस बिल्डिंग को बनाना चाहते हो वो बिल्डिंग आपके पोजीशन में ही नहीं है, वो इंक्रोच्ड लैंड है एंड यू हैव नॉट इंश्योर्ड दैट द लैंड विल बी इंक्रोचमेंट फ्री. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर कॉलिंग फॉर एन अग्रीमेंट देन दिस अग्रीमेंट इज एन अनसर्टेन अग्रीमेंट. इसको आपको पता ही नहीं है कि वेदर यू कैन एग्जीक्यूट दिस अग्रीमेंट और नॉट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉइड अग्रीमेंट. यहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी है अग्रीमेंट में, सो दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट. देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स. अ वॉइड अग्रीमेंट कैन बी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. Agreement in restraint of legal proceeding is also called a void agreement. Similarly, agreements having restraint of time is also a void agreement. So basically void agreements वो agreements होते हैं which is impossible to execute under the existing conditions. Now valid agreements don't need any explanation. Valid agreements are obviously known agreements. Voidable agreements are those agreements where there is a possibility of agreement becoming void at a later date. Then next term जो इस contract के definition में हमें मिला था वो था competent parties. Who can be a competent party? A competent party must be a major under legal framework. Major का definition, as you all know, he must be above 18 years of age and in many aspects 21 years of age. Otherwise he will be considered as a minor. पार्टीज शुड पोजेस अ साउंड माइंड. अब किसी पागल के साथ आप अग्रीमेंट कॉल कर लेते हो और वो पागल बाद में बोलता है कि मेरे को याद ही नहीं है कुछ करने का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो द कॉम्पिटेंट पार्टीज मस्ट पोजेस साउंड माइंड. थर्ड जो कॉम्पिटेंट पार्टी का कंडीशन है इज दैट ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. आप किसी क्रिमिनल के साथ आप अग्रीमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो. सो अ कॉम्पिटेंट पार्टी शुड बी अ मेजर. ही और शी शुड हैव sound mind and he or she should not be disqualified by the law. So these are the conditions जहाँ पे competent parties का definition define होता है contract में. Free consent. Free consent का मतलब क्या है कि दोनों ही parties freely without any external pressure consent कर रहे हैं उस अग्रीमेंट को साइन करने के लिए. अब ये हो सकता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी पर्टिकुलर पार्टी को देने के लिए बाउंड हो जा रहे हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर या गन प्रेशर. सो इसको हम कहेंगे consent by coercion. So coercion क्या होता है? Coercion is committing or threatening to commit act forbidden by IPC. Unlawfully detaining or threatening to detain property of other to his prejudice. Basically अगर कोई बाहुबली आके जबरदस्ती आपके ऊपर गन रख के बोलता है कि ये टेंडर मुझे दे दो, so this will not be a free consent. This will be a consent under coercion. Similarly, free consent तब भी नहीं बोला जाएगा जब there is an undue influence. सपोज करो कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड आपके किसी रिलेटिव हैं जो कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट किए हैं एंड बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड सिंपैथी यू आर फेवरिंग दैट कॉन्ट्रैक्टर. सो दिस विल बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. विच काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस? फैमिली इन्फ्लुएंस. सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इन्फ्लुएंस करता है एंड आपको बोलता है ज़बरदस्ती किसी को टेंडर दे देने के लिए, सो दिस विल बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं रह जाता है एंड इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट देयर कैन नॉट बी अ टेंडर. इट कैन बी चैलेंज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. फ्री कंसेंट तब भी नहीं बोला जाएगा जब देयर विल बी अ फ्रॉड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सपोज करो आप किसी काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए टेंडर कॉल करते हो
एंड आपने उस टेंडर में ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस डाल रखे हैं जो कि फेवर करता है एक पर्टिकुलर पार्टी को, और आपको पता है कि इन कंडीशंस के चलते बस उसी पार्टी को टेंडर जाना है. सो दिस विल बी अ फ्रॉड, एंड हियर ऑल्सो देर इज नो फ्री कंसेंट एंड इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. इफ देर इज मिसरिप्रेजेंटेशन इन द टेंडर, लाइक देर में बी सम मिस्टेक्स जो कि आपको पता नहीं हो, बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐसे कंडीशंस डाल दिए हो विच इज़ फेवरिंग सम कॉन्ट्रैक्टर एंड विच इज़ नॉट क्वालिफाइंग सम कॉन्ट्रैक्टर्स. सो यहाँ पे भी इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड. सो दीज आर द कंडीशंस जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा. एंड देयर वाज अनदर पॉइंट विच वाज कॉल्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट. सो आप किसी भी काम को करने के लिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, इट मस्ट बी लॉफुल अंडर द लॉ जो कि अवेलेबल है हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में. आप किसी को मारने के लिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, सो ऑब्वियसली दिस वोंट बी कॉल्ड a contract because murder is not allowed as per the law of the land. So once again, if you see, contract is an agreement which is enforceable by law between competent parties with free consent of both the parties for a lawful object and consideration that is not expressly declared void by law. I hope आपको each and every terminologies के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा. These terminologies usually आपके एग्जाम्स में आते हैं. ट्राई आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. आई होप आपको ये समझ में आएगा. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज आगे हम बात करने वाले हैं डिटेल में अबाउट NIT, नोटिस इनवाइटेड टेंडर, हाउ टू कॉल अ टेंडर, what is administrative approval and several other terminologies जो कि associated होते हैं NIT से. So upcoming lectures पे हम डिटेल में NIT के बारे में बात करेंगे, हम जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो कि जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनके बारे में बात करेंगे, लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में बात करेंगे, आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो सीरीज, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe to my channel. शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सारे टॉपिक्स so that they can also enrich themselves with such kind of knowledge. So see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.